आईसीआर 2025 में कॉलेज जिन लोगों को अलॉट हो चुका है और जिन्होंने सीट भी एक्सेप्ट कर ली है, उन लोगों के माइंड में भी एक क्वेश्चन चल रहा है कि कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन या वो जो फिजिकल रिपोर्टिंग की प्रोसेस है वो कब होगी, कैसे होगी और किस दिन किस कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है। उन सभी चीजों को लेके स्टेप बाय स्टेप आज इस वीडियो में आपको गाइडेंस मिलने वाली है। काफी टाइम से बच्चे बोल रहे हैं, जैसे फर्स्ट राउंड का रिजल्ट आया कि सर कॉलेज में जाते टाइम में कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ में लेके जाना है, फिजिकल रिपोर्टिंग किस कॉलेज की कब होगी। ये क्वेश्चन आपके माइंड में जब से आपने सीट एक्सेप्ट की है तब से चल रहे हैं। काफी लोग सेकंड राउंड, थर्ड राउंड, फोर्थ राउंड में जैसे ही सीट एक्सेप्ट करेंगे तो उनके माइंड में भी ये क्वेश्चन आमतौर पर चलेंगे कि फिजिकल वेरिफिकेशन कैसे होगा, कब होगा। तो उन सभी चीजों के बारे में डिटेल से इस वीडियो में चर्चा करने वाले हैं। सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन योर यूट्यूब चैनल एग्री कैपिटल। चैनल पर नए हैं और ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको टाइम टू टाइम देखनी है तो आज ही एग्री कैपिटल के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इंफॉर्मेटिव वीडियो हर एक आपको टाइम पे मिलती रहे और आपके कोई भी आईसीआर 2025 की काउंसलिंग से रिगार्डिंग डाउट ना रहे। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आपकी जो कॉलेज में जो रिपोर्टिंग की प्रोसेस है उसके लिए आप लोगों को क्या करना है। पहले थोड़ा बेसिक बता देता हूं कि जो आपकी रिपोर्टिंग होगी वो अलग अलग डेट पे अलग अलग राउंड के हिसाब से होगी। कौन कौन से डॉक्यूमेंट है वो आपको लेके जाना है, डॉक्यूमेंट का कैसे आपको ध्यान रखना है, आपको जो रिमेनिंग फी पेमेंट है वो कैसे करना है, कितना फी आपको पेमेंट करना है, ठीक है, एडमिशन स्लिप है वो आपको कैसे मिलेगी और जो आपकी फीस रसीद है, हॉस्टल है कैसे अलॉट होगा, उन सब चीजों के बारे में चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वो है शेड्यूल ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन। यानी कि जो भी आपको कॉलेज अलॉट हुआ है, किसी को आईआरए अलॉट हुआ है या फिर किसी को रानी लक्ष्मीबाई अलॉट हुआ है, तो किसी को एमपीयूटी उदयपुर हुआ है, किसी को महाराष्ट्र का कोई कॉलेज अलॉट हुआ, तो किसी को गुजरात का कॉलेज मिला है। किसी भी ऑल इंडिया में किसी भी कोने में आपको कॉलेज मिला है तो उनकी हर एक कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन का एक टाइम नहीं होता, सब कॉलेजों का अलग अलग फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम होता है। बहुत सारे ऐसे कॉलेज है वो 4 राउंड के बच्चों को एक साथ में बुलाएंगे, बहुत सारी ऐसी कॉलेज है वो राउंड वाइज बच्चों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाएंगे। तो उन सब के बारे में अभी हम चर्चा करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज फिजिकल वेरिफिकेशन। फिजिकल वेरिफिकेशन है क्या? तो फिजिकल वेरिफिकेशन का सीधा मतलब है कि अगर आपने आईसीआर 2025 से किसी भी कॉलेज में सीट को एक्सेप्ट कर लिया है तो उस कॉलेज में आपको क्या करना होगा। फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्टिंग मींस यू हैव विजिट योर अलॉटेड कॉलेज इन पर्सन। मतलब जो आपको यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है उस कॉलेज के अंदर आपको जाना है और इट कंफर्म्स योर सीट, मतलब आपको अपनी सीट कंफर्म करनी है। डॉक्यूमेंट एंड एडमिशन, मतलब आपको कंप्लीट वहां पे जाके फिजिकली डॉक्यूमेंट जमा करवाना है। आपकी सीट कंफर्म करने के लिए आपको वहां पे जितना भी जो आपका कॉलेज का फीस होगा वो भी जाके आपको पे करना होगा, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं इट इज मैंडेटरी आफ्टर ऑनलाइन सीट एक्सेप्टेंस इन आईसीआर काउंसलिंग। ये आपका फिजिकल वेरिफिकेशन है। काफी बच्चे सोच रहे हैं सर मैं फिजिकल वेरिफिकेशन में नहीं जाऊंगा, सीधा कॉलेज में क्लास करने के लिए चला जाऊंगा। देखो भाई, ये कोई ननियाल नहीं है, ठीक है। जो मन किया जब मन किया तब चले जाओ। आपको पहले जाके एडमिशन तो एक बार करवाना ही पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हो सकता है जैसा आपको जाना है आप कॉलेज की क्लासेज में स्टार्टिंग में नहीं जाओ, जो भी आपकी मतलब मर्जी है उसके हिसाब से कर सकते हो, लेकिन आपको अपना एडमिशन है वो वहां पे एक बार करवाना पड़ेगा। तो आईसीआर की काउंसलिंग में जिन लोगों ने सीट एक्सेप्ट की है उन सारे लोगों को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाना है, जिन्होंने जिस कॉलेज में सीट एक्सेप्ट कर लिया। काफी बच्चे बोलते हैं सर मैंने फर्स्ट राउंड के अंदर अपग्रेड डाला है, मैंने सेकंड राउंड में अपग्रेड डाला है, थर्ड राउंड में अपग्रेड डाला है, क्या मैं अपग्रेड डाल के फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाऊं? नहीं। जिन लोगों ने ओनली सीट को एक्सेप्ट किया है वही लोग फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाए। अगर किसी ने सीट में अपग्रेडेशन किया है, अपग्रेडेशन रिक्वेस्ट डाली है, तो जब तक वो उस कॉलेज की सीट को एक्सेप्ट नहीं करे तब तक उस कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए जाने की जरूरत नहीं है। क्या मैं सीधी सीट को एक्सेप्ट करके फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए चला जाऊं? एक दिन मेरे पास में एक बच्चे का मैसेज आता है कि सर मैंने सीट एक्सेप्ट कर ली है, कल मैं कॉलेज चला जाता हूं। अरे भाई ऐसे कैसे चला जाएगा यार, इसका एक पूरा प्रोसेस होता है, उसके हिसाब से जाना है। तो कब जाए अभी बताऊंगा, थोड़ा पहले समझो कि बोरी बिस्तर कैसे साथ में लेके जाना है, ठीक है। हाँ, पर्पज क्या है फिजिकल रिपोर्टिंग का? पर्पज यही है कि यूनिवर्सिटी वालों को लगना चाहिए कि आपका एडमिशन हुआ है, आपके पास में सारे सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है। क्या सर मुझे कॉलेज में जाने के बाद भी यूनिवर्सिटी के द्वारा रिजेक्ट किया जा सकता है?
अगर आपके पास में सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं हुए, हो सकता है कि आपने ओबीसी सेंट्रल का जरूरत पड़े, आपने स्टेट का दिया, बोल दोगे सेंट्रल मेरे पास में है नहीं, तो उस कंडीशन में यूनिवर्सिटी आपको एक्सेप्ट ना करे। आपके पास में ओरिजिनल सारे डॉक्यूमेंट है, आपको कोई भी वहां से रिजेक्ट नहीं करेगा। आप अगर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को फॉलो करते हो तो वहां पे आपका 100% एडमिशन लिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। अगर इनकेस ऐसा कोई प्रॉब्लम आए तो डेफिनेटली आप जरूर कांटेक्ट करना। जैसा हमने आपकी अभी तक हेल्प किया है वैसा आगे भी करने का प्रयास करेंगे, बट सीधी बात यही है कि आपको फिजिकल रिपोर्टिंग में जाते टाइम में अपने जितने भी जो मतलब ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है वो साथ में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आगे आपका टू सबमिट फीस एंड कंप्लीट हॉस्टल फॉर्मेलिटीज, जितनी भी जो आपकी फॉर्मेलिटीज होती है वो आपको कंप्लीट करनी होती है। कंफर्म योर एडमिशन एंड फ्रीज योर सीट। उसके बाद में टू गेट योर एडमिशन एनरोलमेंट नंबर, मतलब जो भी आपको कॉलेज मिलती है उसमें आपको सीट फिक्स करके जो भी यूनिवर्सिटी के द्वारा एनरोलमेंट नंबर दिए जाते हैं वो लेने होते हैं। अब सर फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए मैं जाऊं, उस टाइम मुझे कौन कौन से डॉक्यूमेंट पहले तैयार करने हैं, कितने डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी होगी, कैसे होगी, वो क्या क्या साथ में लेके जाना है, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट की, तो डॉक्यूमेंट रिक्वायरमेंट के अंदर आपका ओरिजिनल प्लस 2 फोटोकॉपीज, सारे आपके पास में ओरिजिनल डॉक्यूमेंट होने चाहिए। कम से कम 2 फोटोकॉपी आपको हर एक डॉक्यूमेंट की रखनी है, उससे ज्यादा चाहो तो आप रख सकते हो, बट 2 फोटोकॉपी आपके पास में हर एक डॉक्यूमेंट की होनी चाहिए, ठीक है। क्या क्या होना चाहिए उसके अंदर, आपको फिजिकल रिपोर्टिंग अलॉटेड, देखो फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए आपको सबसे पहले 10th एंड 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट किसी के साथ में है तो लेके जाना, अगर नहीं है तो कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। अगर मार्कशीट के साथ में सर्टिफिकेट है तो वो भी चलेगा, किसी का अलग है तो अलग लेके चले जाना। उसके बाद में बर्थ सर्टिफिकेट आपके पास में है तो लेके जाना, वरना आप 10th का मार्कशीट है वो वहां पे चला सकते हो, ठीक है। उसके बाद में मार्कशीट सर्टिफिकेट है वो सारे बता दिए आप लोगों को लेके जाना है। फाइनल ईयर की मार्कशीट, पीजी के जितने भी जो कैंडिडेट्स हैं, पीजी के जितने भी जो कैंडिडेट है उनको फाइनल ईयर की मार्कशीट है वो लेके जानी है, ठीक है। और उनको पीडीसी वगैरह वो भी साथ में लेके जाना है। फिर बात करता हूं एनटीए के द्वारा जो आपको एडमिट कार्ड मिला है वो लेके जाना है। कंप्यूटर जनरेटेड पेज जो आपने सीयूईटी का फॉर्म भरा है वो आपको साथ लेके जाना है। रैंक कार्ड जो आपका रैंक मिला है, आईसीआर के द्वारा रैंक कार्ड मिला है वो आपके पास होना चाहिए। अलॉटमेंट लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी मिली है, आईसीआर के द्वारा एलिजिबल कैंडिडेट को जो अलॉटमेंट लेटर मिला है जिस दिन आपका रिजल्ट आया था, और एक अलॉटमेंट लेटर का सेक्शन आ रहा था वो आपके पास में होना चाहिए। उसके बाद में प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर जो आपको यूनिवर्सिटी के द्वारा दिया जाता है वो भी आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। अगर किसी ने अपग्रेड करके बाद में कॉलेज में एडमिशन लिया तो उसके पास में ये ध्यान रखना प्रोविजनल अपग्रेडेशन लेटर भी होना चाहिए, ठीक है। और उसके साथ साथ में उसके पास में अलॉटमेंट जो यूनिवर्सिटी होती है उसका प्रोविजनल लेटर भी होना चाहिए। सर मेरे को अभी मिला नहीं है, तो मिला नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपको जो पहले कॉलेज अलॉट हुई है उनका अलॉटमेंट लेटर भी आप दे सकते हो, वो भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। पासपोर्ट साइज फोटो है वो आपके पास में होना चाहिए, ठीक है। जो फॉर्म के ऊपर सीयूटी के फॉर्म में आपने फोटो लगाए हैं वो 10 एक फोटो ले लेना, क्योंकि हॉस्टल के फॉर्म वगैरह डोजियर वगैरह भरोगे तो बहुत ज्यादा जगह उनकी जरूरत पड़ेगी, तो कम से कम 10-15 फोटो जो आपके सीयूटी के फॉर्म पे थे वो आपके पास में होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं आधार कार्ड, आपके पास में आधार कार्ड होना चाहिए, या फिर किसी के पास में आधार कार्ड में कोई डिटेल गलत है तो आप पैन कार्ड भी उनको दे सकते हैं, वोटर आईडी जो भी आप देना चाहते हैं वो एक गवर्नमेंट आइडेंटिफाई प्रूफ आपको देना है। उसके अलावा आपको डोमिसाइल सर्टिफिकेट देना है, या फिर रेजिडेंटल सर्टिफिकेट, जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उनका सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सर वो हिंदी में होगा, इंग्लिश में होगा, जिस भी लैंग्वेज में आपकी स्टेट का डोमिसाइल सर्टिफिकेट या रेजिडेंटल सर्टिफिकेट बना है वो उसमें चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं कैरेक्टर सर्टिफिकेट। कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ट्रांसफर सर्टिफिकेट और माइग्रेशन सर्टिफिकेट, ये जो आपको कॉलेज स्कूल के द्वारा मिलते हैं ये आपके पास में होना जरूरी है, ये सारे बच्चों के पास में होना चाहिए, ठीक है। ये हो गया। उसके बाद में अगर आपका कोई कैटेगरी है, ठीक है, अगर आपका कोई कैटेगरी है जनरल के अलावा ओबीसी ईडब्ल्यूएस, तो उनके लिए आपके पास में सेंट्रल लेवल का सर्टिफिकेट होना चाहिए। ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो कोई दिक्कत नहीं है, वो एक बार के लिए आप एफिडेविट दे सकते हैं, बट ट्राई करो इवन 6 महीने से पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में मेडिकल सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों को देना है जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है, ठीक है, जो पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है उन्हीं लोगों को मेडिकल सर्टिफिकेट देने की जरूरत है, अदरवाइज आपको मेडिकल सर्टिफिकेट देने की कोई जरूरत नहीं है, इस चीज को ध्यान रखना है।
ठीक है। उसके बाद में पीजी के लिए जो स्पॉन्सरशिप सर्टिफिकेट है, डिक्लेरेशन बाय द एम्प्लॉयर, कैंडिडेट जो इन सर्विस कैंडिडेट है उनको ये देना है, बाकियों को देने की जरूरत नहीं है। इन चीजों का 2 सर्टिफिकेट ये सब के लिए कंपलसरी नहीं है, इन चीजों का ध्यान रख लेना। आई बात समझ में? ये डॉक्यूमेंट, उसके साथ साथ में एक सबसे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है जो बच्चे याद नहीं करते, बता देता हूं, आपके पास में गैप सर्टिफिकेट है, वो होना चाहिए। गैप सर्टिफिकेट उन्हीं लोगों के पास में होना चाहिए जिन्होंने 2025 से पहले यूजी पीजी का भी मतलब एडमिशन लेना चाहते हो आप, और आपका मान लो किसी ने पीजी में एडमिशन लेना और उसका 2025 में यूजी कंप्लीट हुआ, तो उसको गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं है। अगर किसी का यूजी के अंदर एडमिशन लेना और उसका 2025 के अंदर 12th कंप्लीट हुआ, तो उनको गैप देने की जरूरत नहीं। अगर आपका 2024 में है या फिर 2023 के अंदर है, 2022 के अंदर है, किसी भी जगह आपका फिजिकल मतलब फिजिकल वेरिफिकेशन क्या बोल रहा हूं, फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए गैप सर्टिफिकेट देने की जरूरत पड़ेगी। तो 1 साल 2 साल 3 साल का जितना आपने गैप लिया है उतना गैप सर्टिफिकेट आपको बनवाना है। आप जो भी कचेरी या फिर कोर्ट वगैरह होता है उनसे जाके एक 50 या 100 रुपए का स्टाम्प लगेगा, स्टाम्प लगवाकर गैप सर्टिफिकेट है वो बनवा सकते हो। फिजिकल रिपोर्टिंग में अगर आपने गैप लिया है तो गैप सर्टिफिकेट की जरूरत पड़ेगी, इस चीज का ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूं, जो भी आपको आईसीआर से अलॉटमेंट लेटर वगैरह जो डॉक्यूमेंट बताए वो सारे आपको साथ में लेके जाना है। सर कितने फीस लेके जानी, उसके बारे में भी चर्चा करूंगा कि फीस कैसे जमा करनी है, फीस कितनी जमा करनी है। फीस जमा करने की पहले तो प्रोसेस बता देता हूं। देखो, फीस आप चाहो तो ऑनलाइन भी दे सकते हो, चाहो तो डीडी बना के भी दे सकते हो, चाहो तो आप किस में दे सकते हो, कैश भी दे सकते हो। एक बार आप जो यूनिवर्सिटी आपको मिली है उसमें कंसर्न कर लेना कि सर हम फीस किस में जमा करवाएं, तो वो आपको बता देंगे कि किस वे में आपको फी उनको पे करनी है, ठीक है। बाकी सबके पास में एटीएम वगैरह होता है तो दे दोगे, उसमें कोई दिक्कत आती नहीं है। सीधी बात यह है कि सपोज दैट मैं एक यूनिवर्सिटी को लेता हूं, आरएलवी झांसी को लेता हूं, ठीक है। आरएलवी झांसी की जो फीस है वो 40,000 रुपए फीस है। कितनी है? 40,000 रुपए फीस है, ठीक है, यूजी के लिए। 10,000 रुपए आपने जो आईसीआर को पे किए हैं वो आपके फीस में से निकाल दिए जाएंगे। 40 माइनस 10 कर लो, कितने बचेंगे? 30,000 रुपए आपको पे करने हैं। कुछ कॉलेजें क्या करेगी, ये 20,000 40,000 एक साल का है तो एक सेमेस्टर का 20,000 रुपए बनता है, ठीक है। तो ये 20,000 रुपए एक सेमेस्टर का, दूसरे सेमेस्टर का भी 20,000 है। तो कुछ कॉलेजें तो आपको सेमेस्टर वाइज पे करवाएंगे और कुछ कॉलेजें होगी जो फर्स्ट ईयर का पूरा पेमेंट एक साथ में भी ले सकती है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है। जैसे गुजरात में आनंद में बच्चों ने अभी मतलब आनंद के बच्चों के पास में अलॉटमेंट लेटर आया है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये है कि आपने 10,000 रुपए पे कर दिया, उसके अलावा 13,000 रुपए जो भी फीस है वो आपको देनी है, ठीक है। वो अलग अलग या फिर सिक्योरिटी चार्ज जो भी रख रहे हैं वो उसके हिसाब से फी पे करवाते हैं, ठीक है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो 20,000 रुपए है, ये 20,000 सेमेस्टर वाइज है तो 10,000 आपने पे कर दिए हैं और 10,000 रुपए आपको है वो और पे करने। या फिर कुछ कॉलेजें ऐसी होती है जो ये जो 10,000 रुपए है वो आपको रिफंड कर देती है और जो अपनी फीस होती है वो पूरी लेती है, वो यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करती है, आपको परेशान नहीं होना। लेकिन ये जो 10,000 रुपए आपने आईसीआर में पे किए हैं ये फीस के साथ में आपके जुड़ जाते हैं, जिस वे में भी जोड़े जाते हैं, ठीक है। तो फीस के अलावा जितना भी, मान लो 50,000 फीस है, ठीक है, उस कॉलेज का, तो आप 10,000 काट के 40,000 रुपए आपको और पे करने हैं, ठीक है। अब यूनिवर्सिटी पे डिपेंड करता है कि वो 40,000 एक साथ में भरवाएगी या फिर 20,000 रुपए सेमेस्टर वाइज भरवाएगी। अब ये जो फीस भरवा रहे हैं इसके साथ में आपकी हॉस्टल फीस है वो भी इंक्लूड होती है, ये याद रखना, ये हॉस्टल फीस आपकी इनके साथ इंक्लूड होती है। मेस चार्ज आपको मंथली पे करना होता है, ठीक है, आप मंथली पे कर सकते हो, सारा एडवांस देने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, एक मंथ के हिसाब से आप एडवांस दे सकते हो, उसका कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं आगे, आप जो भी फी पेमेंट कर रहे हो यूनिवर्सिटी में उनका रिसिप्ट जरूर लेके जाना, क्योंकि जब फाइनल आप मार्कशीट लेते हो तो उस टाइम जो डोजियर बनते हैं, ठीक है, जो आप उसमें सारी रिसिप्ट की जरूरत होती है। तो ये चीजें ध्यान रखना, हर बार जब भी कभी भी फी पेमेंट करो तो आपकी रिसिप्ट है वो आपके पास में होनी चाहिए, रिसिप्ट के बिना आगे काम नहीं चलता, ये चीजें ध्यान रखना, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे की हॉस्टल और जो भी रहने की फैसिलिटीज है, तो उसको लेके परेशान नहीं होना है। आईसीआर ने अपनी पूरी इंफॉर्मेशन ब्राउचर जो भी यूनिवर्सिटीज ने दी है उन सब में मेंशन है कि आपको हॉस्टल है वो अलॉट होंगे। अगर आपको वहां पे लिख रखा है हॉस्टल अलॉट होंगे तो हॉस्टल वहां पे अलॉट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर नहीं होता है तो हॉस्टल का चार्ज आपसे नहीं लिया जाएगा और फैसिलिटीज आपको वहां पे मिल जाएगी, परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। मोस्ट ऑफ दी हर एक कॉलेज में जहां आईसीआर से बच्चे जाते हैं वहां पे हॉस्टल फैसिलिटीज है वो अवेलेबल है, ठीक है।
अगर एक आध % कॉलेज के अंदर नहीं भी होगा तो आपको बाहर बहुत अच्छे रूम मिल जाएंगे, कोई भी प्रकार की वहां पे प्रॉब्लम आपको फेस करने को नहीं मिलेगी। ऐसी कॉलेज होती नहीं है, बट 1% कभी कभार ऐसे कॉलेज हो जाते हैं जिसके सब कैंपस वगैरह जिनके अंदर हॉस्टल की फैसिलिटीज नहीं हो, तो आपको हो सकता है बाहर रूम लेके भी रहना पड़े। तो ये कभी कभार ऐसे चांसेस है वो देखने को मिले। बाकी जितनी गर्ल्स है उनका कभी भी दिक्कत नहीं आया, हर जगह आपको हॉस्टल है वो अलॉट होगा। हालांकि बॉयज को भी हो जाता है, लेकिन व्हेनेवर सिचुएशंस ऐसे होते हैं कुछ कॉलेजों के अंदर जिनमें हॉस्टल अलॉट नहीं होते, बाकी सारे कॉलेजों में जहां पे भी आपको आईसीआर से एडमिशन मिलता है आपको हॉस्टल फैसिलिटीज मिलेगी। अगर आप चाहते हो तो हॉस्टल आपको मिलेगा। मोस्ट ऑफ द कॉलेज में देखो हॉस्टल आप जरूरी नहीं कि आपको लेना या नहीं लेना, वो आप पे डिपेंड करता है। कुछ ऐसी कॉलेजें गिनी चुनी होती है जहां पे कंपलसरी भी रूल्स हो सकते हैं कि आपको आईसीआर से आए हो तो हॉस्टल लेना, बाकी बहुत कम ऐसे कॉलेज वो आपकी मर्जी पे डिपेंड करता है। बट आई थिंक फर्स्ट ईयर के अंदर आपको हॉस्टल ले लेना चाहिए। बाद में अगर आपको लग रहा है मेरे लिए हॉस्टल सूटेबल नहीं है तो आप हॉस्टल को छोड़ के रूम भी ले सकते हो। वो डिपेंड करता है कि आपको जो यूनिवर्सिटी मिली है उनकी सिटी कैसी है, क्या, वो सारी चीजें आपको पहले देखनी है, ठीक है। उसके बाद में हॉस्टल आपकी जो आवंटन की प्रोसेस है कुछ नहीं है, जो आपकी कॉलेज अलॉट होगी उसके बेसिस पे एक लिस्ट आ जाएगी और लिस्ट के बेसिस पे वहां पे जो भी वार्डन वगैरह होंगे, इंचार्जर वगैरह होंगे, आप एक बार कांटेक्ट कर लेना, उसके बेसिस पे आपको हॉस्टल है वो अलॉट हो जाएगा। सर हम हॉस्टल के लिए जाएंगे तो अभी क्या हम सारा सामान साथ में लेके जाएं? बिल्कुल, आप ऑलरेडी बहुत ज्यादा डिले हो चुके हो। जिस भी कॉलेज में आपका नंबर आया है, जिस भी कॉलेज में आप जा रहे हो, अब ये मत बोलना वापस आऊंगा। जिनका डिस्टेंस मान लो 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर है तो वो तो एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग करके वापस आके सामान लेके जा सकता है हॉस्टल लोड करवा के। लेकिन जिन बच्चों का डिस्टेंस 500 किलोमीटर से ज्यादा, 400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, 1000 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, उन बच्चों को मेरा यही एडवाइस रहेगा, आप सारा सामान जो भी लगेज है वो आपका साथ में लेके जाना, ठीक है। सारा सामान आपको साथ में लेके जाना है कि आपको कॉलेज में किस किस चीजों की जरूरत पड़ सकती है। हालांकि बाहर बहुत सारी शॉप होती है, वहां पे भी बहुत सारी चीजें खरीद सकते हो, लेकिन अपनी जरूरतमंद चीजों को खरीद ले और उनको साथ में लेके चले। जैसे ही आपके कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन होगा, ठीक है, तो फिजिकल वेरिफिकेशन होने के बाद में आप हो सकता है कि कोई कॉलेज हो सकती है एक दिन बाद में आप हॉस्टल लोड करें तो बाहर रूम लेके भी रह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दिन के लिए रूम लेके रहना इजी है, वरना जाना आना 1000 किलोमीटर बहुत ज्यादा भारी पड़ जाता है, ठीक है। अब बात पैसों की नहीं है, और भी बच्चे परेशान हो जाते हैं, आने जाने में टाइम लगता है, फालतू में समय लगता है, ठीक है। तो वो टाइम खराब नहीं करना है, आपको सारा सामान है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम में साथ में लेके जाना है। फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए जब आप जाओ तो बेसिकली जो डॉक्यूमेंट्स के साथ में और आपको जो कपड़े वगैरह साथ में लेके जाना है, ठीक है, और कुछ आपको एक्स्ट्रा एडिशनल चीज लेके जानी तो ले लेना, बाकी वहां पे आपको मिल जाएगी, कोई दिक्कत है नहीं। और किसी का पास में है तो वो वापस आके भी लेके जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। वहां पे आपको रूम जैसे अलॉट होगा तो आप उसके बेसिस पे शिफ्ट हो सकते हो, ठीक है। उसके बाद में इंपॉर्टेंट जो कुछ निर्देश है सभी बच्चों के लिए, समय पर जो आपको शेड्यूल अभी मैं आगे बताऊंगा कि रिपोर्टिंग का टाइम क्या होगा और किस कॉलेज के अंदर आपका रिपोर्टिंग है वो कब होगा। तो रिपोर्टिंग में जो आपको 1 से 2 दिन का टाइम मिलता है, उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन है वो करनी होती है, ठीक है। अगर आप उस टाइम ड्यूरेशन के अंदर या फिर यूनिवर्सिटी में इन्फॉर्म किए हुए नहीं, जब बिना इन्फॉर्म किए हुए लेट होते हो तो आपकी वो सीट है वो रद्द कर दी जाती है, ठीक है। उसके बाद में सभी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट साथ में रखें। उसके बाद में आपको ध्यान ये रखना है कि सभी जो भी आपको रसीदें मिली है, रिसिप्ट जो आप लोगों को मिली है वो आपको सुरक्षित रखनी है। उसके बाद में आगे बात करता हूं कि आईसीआर के अलॉटमेंट लेटर को बिल्कुल भी ना भूले, वो आपके पास में होना जरूरी है, ठीक है। अब फिजिकल वेरिफिकेशन के बाद में क्या करना है, जैसे ही आपका फिजिकल वेरिफिकेशन होगा उसके बाद में प्रॉपर वे में आपकी क्लासेज है वो कॉलेज के अंदर चलेगी, तो क्लासेज अटेंड करना। मोस्ट ऑफ दी कॉलेज ऐसी है जहां पे आपकी क्लासेज है वो चल रही है, क्लासेज है वो चल रही है, ठीक है। वहां पे आपको सीधा जाके डायरेक्टली एंट्री मारनी है। वाइल्ड कार्ड एंट्री ऐसे मत बोलना कि वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी, ठीक है। वहां पे जाके आपको एंट्री लेनी है। और उस कॉलेज में काफी ऐसे कॉलेज है जो, जैसे रानी लक्ष्मीबाई की बात करूं, कुछ ऐसी कॉलेज है, ठीक है, जहां पे हो सकता है कि वहां पे क्लासेस आपकी एकदम तुरंत 4 राउंड के बच्चे जाने के बाद स्टार्ट करें। या फिर राजस्थान में भी अभी जेट की काउंसलिंग नहीं हुई है तो उनपे भी अभी तक बच्चे हैं वो कॉलेज के अंदर नहीं गए हैं, तो आईसीआर वाले पहले जाएंगे तो उसके बेसिस पे आप लोगों की क्लासेज है वो स्टार्ट होगी। अब फिजिकल वेरिफिकेशन का डेट क्या है, शेड्यूल क्या है, उनके बारे में बात करते हैं। हाँ, किसी को कोई क्वेरी है तो आप जो यूनिवर्सिटी का हेल्पलाइन नंबर है, यूनिवर्सिटी का मेल है, उनके ऊपर कांटेक्ट कर लेना। भाई जो भी आपको यूनिवर्सिटी मिली है उस यूनिवर्सिटी के ऊपर आप कांटेक्ट है वो कर सकते हो, कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। वहां पे आपको मेल आईडी भी मिल जाएगी और आपको मोबाइल नंबर भी दोनों मिल जाएंगे, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं शेड्यूल के बारे में कि फिजिकल वेरिफिकेशन का शेड्यूल क्या होगा और कब जाना होगा।
सब यूनिवर्सिटी का मैंने पहले बताया था, यहाँ आपके 4 टाइप की यूनिवर्सिटी है। सबसे पहले बात करता हूँ डीम्ड यूनिवर्सिटीज, ठीक है। उसके बाद में बात करता हूँ सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी, उसके बाद में बात करता हूँ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, और उसके बाद में बात करता हूँ स्टेट एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटीज की बात करूँ तो आपका IARI हो गया, ठीक है, NDRI हो गया, उसके बाद में आपका IVRI हो गया, और सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूट जो आपका फिशरीज का है वो हो गया, ठीक है, जो मुंबई के अंदर। अब बात करता हूं सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी में RLB झांसी हो गया, उसके अलावा आपका ये RPCU हो गया, ठीक है, उसके अलावा आपका CAU इम्फाल हो गया, ठीक है। उसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात करूं तो BHU हो गया, ठीक है। उसके बाद में आपका जो नागालैंड यूनिवर्सिटी हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका विश्व भारती हो गया, ठीक है। उसके अलावा आपका AMU हो गया, ये यूनिवर्सिटी है। अब देखो ये जो नीचे की दो है, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और सेंट्रल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटीज, इनके अंदर बेसिकली सिस्टम ये है, ठीक है। एक ये आपको इसको भी आप इसके अंदर जोड़ सकते हो, क्योंकि RPCU और RLB के अंदर 100% इसमें तो आपकी मतलब पेमेंट शीट पे ऑलरेडी एडमिशन है वो उनमें होता है, तो पहले क्लासेज वगैरह स्टार्ट हो चुकी है। आप इनको भी इसके साथ जोड़ लो, ठीक है। CU इम्फाल को, जितने भी जो ये यूनिवर्सिटीज है यहाँ पे ऑलरेडी आपकी क्लासेज है वो चल रही है, क्लासेज है वो आपकी ऑलरेडी चल रही है, या फिर कुछ ऐसे स्टेट होंगे जहां पे अभी काउंसलिंग नई हुई है, तो ये हो सकती है यूनिवर्सिटीज आपको राउंड वाइज फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला ले। जैसे गुजरात की कॉलेज ने 3 तारीख को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया है, ठीक है। फर्स्ट राउंड में जिन बच्चों ने सीट को एक्सेप्ट किया उन बच्चों को 3 तारीख को फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुला लिया है। तो वैसे हो सकती बहुत सारी कॉलेजें हैं वो आपको राउंड के बेसिस पे बुला सकती है। ये जो कॉलेजें हैं, जैसे बात करूं मैं डीम्ड यूनिवर्सिटीज, इनकी जितनी भी जो ये कॉलेजें हैं, ये आपके 4 राउंड की काउंसलिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको कॉलेज में फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए बुलाएगी। तो ध्यान रखना 10 के बाद में कभी भी 10 से 15 के बीच में मॉपअप राउंड स्टार्ट होने से पहले इन कॉलेज में जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी मॉपअप वालों का सबका बाद में ही होगा। और ये जो नीचे जो कॉलेज बताई है, इनमें आपका राउंड वाइज फिजिकल वेरिफिकेशन होगा। जब भी कोई हमें अपडेट मिलेगी जिस कॉलेज का फिजिकल वेरिफिकेशन का, तो हम टेलीग्राम ग्रुप पे अपडेट दे देंगे। तो आप टेलीग्राम ग्रुप एग्री कैपिटल का जरूर ज्वाइन कर लेना। वहां पे हर एक इंफॉर्मेशन, जिस भी कॉलेज का जो फिजिकल वेरिफिकेशन का टाइम होगा उसमें आप लोगों को बता दिया जाएगा, और बाकी आपके पास में मेल आ जाएगा। किसी भी भाई को परेशान होने की, ताश होने की जरूरत नहीं है कि मेरे पास में मेल नहीं आया। आप एक बार यूनिवर्सिटी में कंसल्ट कर लो, ठीक है। और बहुत सारी ऐसी यूनिवर्सिटीज है, मैंने आज किसका एक वो मेल पढ़ा था, ठीक है। उन्होंने बोला, हाँ, इसका यूपी की कॉलेजों का, कि बांदा का था, कि हमारी क्लासेज है वो स्टार्ट हो चुकी है, तो आप आके फिजिकल वेरिफिकेशन कर लो। तो एक बार यूनिवर्सिटी में बात कर लो, 1-2 तारीख को जब भी जाके आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना है आप कर सकते हो। तो इन चीजों का आप सभी को ध्यान रखना है। बाकी कॉलेज वाइज ग्रुप 4 राउंड की काउंसलिंग होगी, तब मैं आपको बना के दे दूंगा, या फिर मैं ट्राई करूंगा जिन बच्चों ने सीट एक्सेप्ट कर ली है उन बच्चों के लिए आजकल मैं 2-3 दिन में ग्रुप बना के आप लोगों को बता दूंगा, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप पे लिंक भेज दूंगा। कॉलेज वाइज जो ग्रुप है, ठीक है, उनके अंदर आप ज्वाइन हो सकते हो, ठीक है। तो ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी है। जो भी आप लोगों को कॉलेज अलॉट हुई है, आप उस कॉलेज के ग्रुप में जुड़ सकते हो, और जो भी आपकी प्रॉब्लम है वो वहां पे आप बता सकते हो, ठीक है। और भी कोई डाउट, प्रॉब्लम और किसी का जेन्युइन डाउट है तो कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना, ताकि फिजिकल वेरिफिकेशन से रिलेटेड कोई ऐसा डाउट जो मैंने इस वीडियो में कवर नहीं किया है तो आप जरूर बताना। बाकी हो सकता है इसके बाद जिन बच्चों का फिजिकल वेरिफिकेशन हो जाए वो एग्री कैपिटल यूट्यूब चैनल को नहीं भी देखे, ठीक है। तो भाई लोगों, ये हो सकता है आप लोगों के लिए कॉलेज लाइफ में जब भी मजे करोगे, मेरे को पता बाद में नहीं देखते हो तो लास्ट वीडियो भी है, तो कैसा लगा एग्री कैपिटल का सपोर्ट, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। जो भी आपका एक्सपीरियंस है वो रिव्यू कमेंट बॉक्स में जरूर देना। बाकी मिलता हूं जल्दी एक नई वीडियो और नई अपडेट के साथ में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, देखते रहे एग्री कैपिटल का यूट्यूब चैनल माई चौधरी BHU के साथ। थैंक यू वेरी मच।